इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय कोई आम ऐतिहासिक लेख या किसी पुरानी किताब का पन्ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बेहद खास और दिलचस्प स्रोत है। आज हम बीए द्वितीय सेमेस्टर के इतिहास के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। अब कोई भी ये सोच सकता है कि एक एकेडमिक सिलेबस भला चर्चा का विषय कैसे हो सकता है ना? हाँ, मतलब अमूमन सिलेबस सुनते ही दिमाग में उबाऊ किताबों और रटने वाले विषयों की छवि बनती है। एकदम सही। लेकिन जिस स्रोत को आज हम खंगालने वाले हैं, उसमें एक ऐसा अनूठा दावा किया गया है जिसने पूरा ध्यान खींच लिया। स्रोत की शुरुआत ही इस शानदार लाइन से होती है कि बीए की पढ़ाई अब एक नए अंदाज में, पूरा सिलेबस पढ़ें एक मूवी की तरह। बिल्कुल यही लाइन। सोचिए, इतिहास के भारी भरकम विषयों को किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखना, ये नजरिया अपने आप में बहुत अनोखा है। हाँ, बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच है। चलिए, इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं कि इस ऐतिहासिक मूवी में कौन कौन से युग, कौन कौन से दृश्य और कौन कौन से पात्र शामिल हैं जो इसे इतना नाटकीय बनाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम किसी सिलेबस को मूवी की तरह देखने की बात करते हैं तो हम केवल शासकों के नामों या युद्धों की तारीखों की एक सूखी सूची नहीं देख रहे होते हैं। मतलब एक कहानी चल रही है। हाँ, ये स्रोत दरअसल भारत में सत्ता, प्रशासन और संस्कृति के विकास का एक बहुत ही क्रमिक और सोच समझकर तैयार किया गया ढांचा पेश करता है। एक फिल्म में जैसे एक शुरुआत होती है ना, जिसे हम वर्ल्ड बिल्डिंग या सेटअप कहते हैं, फिर एक संघर्ष होता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और फिर या तो एक पतन होता है या एक नया सवेरा। बिल्कुल ठीक उसी तरह ये सिलेबस भी डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ क्या हुआ का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों हुआ उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक साम्राज्य की नींव रखी जाती है, कैसे वो अपने चरम पर पहुंचता है और फिर किन संस्थागत या नीतिगत गलतियों की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये नजरिया वाकई इतिहास को एक अलग ही लेंस से देखने का मौका देता है। अगर हम इस मूवी के पहले दृश्य या पहले एक्ट की बात करें तो सिलेबस की पहली और दूसरी यूनिट इसी फाउंडेशन को तैयार करती हैं। हाँ, शुरुआती दौर। यूनिट 1 में प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश का जिक्र है और उसके ठीक बाद यूनिट 2 में तुगलक और लोदी वंश की बात की गई है। दिल्ली सल्तनत का ये पूरा दौर ऐसा लगता है जैसे कहानी में नए किरदारों की एंट्री हो रही हो। बाहर से आए लोग यहाँ बस रहे हैं, सत्ता के लिए तलवारें खींच रही हैं और एक बिल्कुल नया राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है। और किसी भी अच्छी कहानी की तरह ये शुरुआती सेटअप बहुत क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा। प्रारंभिक तुर्कों से लेकर लोदी वंश तक का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे भारत में एक नई तरह की राज्य व्यवस्था आकार ले रही थी, क्योंकि उन्हें यहाँ जमना था। हाँ, ये वो दौर था जब सिर्फ मैदाने जंग में लड़ाइयां नहीं जीती जा रही थीं, बल्कि प्रशासन के नए प्रयोग हो रहे थे। बाहर से आए इन शासकों को एक विशाल और विविध आबादी पर शासन करना था। तो जाहिर है उन्हें केवल सैन्य ताकत से आगे बढ़कर एक सिस्टम बनाना था। बिल्कुल। खिलजी और तुगलक वंश के दौर में हम बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधारों जैसी चीजें देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के वो आर्थिक सुधार। हाँ, इन शुरुआती राजवंशों ने वो राजनीतिक और प्रशासनिक जमीन तैयार की जिस पर बाद में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये वो दौर था जब इस ऐतिहासिक फिल्म के नियम तय हो रहे थे। अब कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम यूनिट 3 पर आते हैं तो इस मूवी में पहला बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। एक नया मोड़। यहाँ मुगलों का प्रवेश होता है, बाबर और हुमायूं के साथ। एक नई ताकत, तोपखाने का इस्तेमाल और एक नया राजवंश जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ, जो चीज इस सिलेबस में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो मुगलों का लगातार शासन नहीं है, बल्कि बीच में आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतराल है, शेर शाह का दौर। बिल्कुल। मुगलों के शुरुआती दौर के बीच में सिलेबस विशेष रूप से शेर शाह के अंतराल या शासनकाल का जिक्र करता है। और सिर्फ जिक्र नहीं करता, बल्कि स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इसे प्रशासन और भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में पढ़ना है। मैं सोच रहा था कि एक शासक जो मुगलों के बीच में आता है और केवल कुछ ही सालों के लिए शासन करता है, उसके प्रशासन पर इतना फोकस क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि स्रोत का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक उथल-पुथल का क्रोनोलॉजिकल हिसाब देना नहीं है। मतलब सिर्फ राजा कौन बना ये जरूरी नहीं है। एकदम सही। शेर शाह सूरी का ये अंतराल ऐतिहासिक दृष्टि से एक मास्टर क्लास की तरह है। जब हम उसके प्रशासन और विशेष रूप से भूमि राजस्व प्रणाली की बात करते हैं
तो हम उस ढांचे की बात कर रहे हैं जिसने उस वक्त बेहतरीन काम किया। न सिर्फ उस वक्त बल्कि आने वाले दशकों और सदियों तक वो शासन का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। अच्छा। हाँ, शेरशाह ने जमीन की पैमाइश यानी नापतौल का एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका इजाद किया जिससे ये तय हुआ कि राज्य को कितना टैक्स मिलना चाहिए और किसान को कितनी छूट। उसने बीच के बिचौलियों को कम करने की कोशिश की। मतलब एक तरह से उसने पूरे सिस्टम को ही अपग्रेड कर दिया, जैसे कोई किसी कंपनी में नया सीईओ बनकर आए और पुराने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर एक पारदर्शी और कुशल सिस्टम बना दे, और जिसे बाद में आने वाले लोग भी कॉपी करें। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सिलेबस का शेरशाह के इन विशिष्ट पहलुओं पर इतना जोर देना ये दर्शाता है कि इतिहास केवल राजाओं की शानो शौकत या युद्धों में बहाए गए खून के बारे में नहीं है। सही बात है। ये उन ठोस व्यवस्थाओं के निर्माण के बारे में है जो आम लोगों के जीवन, खेतीबाड़ी और राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती हैं। शेरशाह ने सड़कों का जाल बिछाया, सराएं बनवाई और करेंसी सिस्टम को सुधारा। रुपए का चलन। हाँ, एक कुशल व्यवस्था किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है। यही वजह है कि बाद में जब महान मुगल सम्राट अकबर सत्ता में आया तो उसने शेरशाह के बनाए इसी रेवेन्यू और प्रशासनिक मॉडल को आधार बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये अंतराल कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है जिसने आने वाले मुगल प्रशासन की सफलता की स्क्रिप्ट लिखी। बिल्कुल। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर हम उन शासकों को भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे सिस्टम बना रहे होते हैं। अब अगर हम कहानी के अगले भाग यानी यूनिट 4 की ओर बढ़े तो ये अकबर से शाहजहां तक का दौर है, जिसे हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं। हाँ, अगर इसे एक फिल्म माने तो ये उस फिल्म का सबसे भव्य हिस्सा है जहां सब कुछ अपने चरम पर है। इसमें स्रोत ने मनसबदारी व्यवस्था जैसी एक बेहद जटिल प्रणाली का जिक्र किया है। साथ ही राजपूतों से संबंध और महाराणा प्रताप का विशेष रूप से उल्लेख है, और फिर धार्मिक नीति की बात भी की गई है। ऐसा लगता है कि ये हिस्सा दिखा रहा है कि सिर्फ तलवार के जोर पर इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। आपको लोगों को जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। ये इस सिलेबस का वो हिस्सा है जो शासन की परिपक्वता को दिखाता है। एक विशाल और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ एक बड़ी सेना होना ही काफी नहीं है। आपके पास एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ढांचा। मनसबदारी व्यवस्था ठीक वही स्ट्रक्चर थी। इसे समझने के लिए हम इसे आज के समय के नागरिक और सैन्य प्रशासन के एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में देख सकते हैं। वो कैसे? साम्राज्य के हर अधिकारी को एक मनसब या रैंक दी जाती थी जो यह तय करती थी कि समाज और दरबार में उसकी हैसियत क्या है, उसकी सैलरी कितनी होगी और युद्ध के समय उसे कितने घुड़सवार सैनिक सम्राट को देने होंगे। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट पदानुक्रम था जहां राजा ही एकमात्र बॉस है। हाँ, और बाकी सब उसके पेरोल पर हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। क्या बात है। इसने एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार किया जो सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह था, और इसी दौर में कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण राजपूतों से संबंध के रूप में सामने आता है। क्योंकि राजपूत बहुत शक्तिशाली थे। मुगलों ने ये समझ लिया था कि अगर भारत में टिकना है तो यहाँ की सबसे वीर और प्रभावशाली सैन्य शक्ति यानी राजपूतों को अपना दुश्मन बनाए रखने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने गठजोड़ किया। वैवाहिक संबंधों और मनसबदारी में ऊंचे पद देकर मुगलों ने राजपूतों को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्रोत में महाराणा प्रताप का विशेष उल्लेख हमें ये याद दिलाता है कि ये एकीकरण पूरी तरह से निर्विरोध नहीं था। हाँ, महाराणा प्रताप का संघर्ष स्वाधीनता, कूटनीति, प्रतिरोध और सम्मान के जटिल समीकरणों को समझने का मौका देता है। और इन सब के ऊपर थी उस दौर की धार्मिक नीति, अकबर के समय की। हाँ, अकबर के समय में सभी धर्मों को साथ लेके चलने की जो नीति अपनाई गई, उसने समाज में एक ऐसा संतुलन बनाया जो किसी भी शासन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हर सुनहरे दौर की एक एक्सपायरी डेट होती है। दुर्भाग्य से हाँ। और शायद यही वो जगह है जहां किसी भी बड़ी कहानी में एक ट्रेजेडी या पतन के बीज बोए जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम यूनिट 5 पर आते हैं तो पूरा दृश्य औरंगजेब के काल पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ टोन बदल जाती है। बिल्कुल। यहाँ सिलेबस 3 बहुत ही विशिष्ट नीतियों पर ध्यान खींचता है, राजपूत नीति, धार्मिक नीति और दक्कन नीति। और इस यूनिट का अंत एक बहुत ही भारी और निर्णायक विषय के साथ होता है, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। सीधे पतन। एक तरफ अकबर से शाहजहां तक का भव्य कूटनीतिक दौर था जो सबको साथ लेकर चल रहा था, और फिर औरंगजेब की ये 3 नीतियां और उसके ठीक बाद सीधा पतन।
ये किसी फिल्म के उस हिस्से जैसा है जहां मुख्य किरदार के अपने ही फैसले उसके पतन का कारण बनने लगते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे किसी शासक की व्यक्तिगत नीतियां और पूर्वाग्रह सीधे तौर पर एक विशाल व्यवस्था के परिणामों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। यह हिस्सा सिर्फ एक साम्राज्य के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक बेहतरीन केस स्टडी है। अगर हम स्रोत के अनुसार औरंगजेब की राजपूत नीति को देखें, तो जिन राजपूतों ने पीढ़ियों से मुगल साम्राज्य की ढाल का काम किया था, औरंगजेब की नीतियों ने उसी ढाल को दरकिनार कर दिया और पुरानी गढ़जोड़ टूटने लगे। ये तो वही बात हुई कि आप अपनी ही इमारत के मुख्य पिलर को कमजोर कर रहे हैं। यही हुआ। फिर उसकी धार्मिक नीति ने उस सामाजिक समझौते और संतुलन को तोड़ दिया जिसे पिछले 100 सालों में बड़ी मेहनत से बनाया गया था, जिससे समाज में गहरा तनाव पैदा हुआ। और सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी उसकी दक्कन नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 साल दक्षिण भारत के अभियानों में लगा दिए। 25 साल बहुत लंबा समय होता है। यह एक ऐसा अंतहीन युद्ध था जिसने साम्राज्य के खजाने को पूरी तरह से निचोड़ लिया, उसकी सेना को थका दिया और उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी, जहां फिर विद्रोह पनपने लगे। बिल्कुल। सिलेबस का इन 3 विशिष्ट नीतियों के ठीक बाद साम्राज्य के पतन और विघटन का उल्लेख करना ये विश्लेषित करता है कि जब शासन की नीतियां समावेशी नहीं रहती और संतुलन खो देती हैं, तो चाहे साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, उसका ढहना तय हो जाता है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे नीतियां सीधे विघटन का कारण बन सकती हैं। एक तरफ आप भौगोलिक रूप से साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। विरोधाभास है। लेकिन इतिहास कभी भी एक जगह रुकता नहीं है और न ही सत्ता कभी शून्यता में रहती है। जहां एक सत्ता गिरती है, वहीं कोई दूसरी ताकत आकार लेने लगती है। यूनिट 6 ठीक इसी नए उदय की कहानी है। मराठों का उदय। हाँ, यहाँ शिलाजी के नेतृत्व में मराठों के उदय को मुख्य फोकस बनाया गया है। ये इस मूवी का वो मोड़ है जहां एक नई शक्ति सिर्फ विद्रोह नहीं कर रही है, बल्कि एक विकल्प पेश कर रही है। तो एक मजबूत विकल्प। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी केवल युद्ध और विजय गाथाओं का जिक्र नहीं है। सिलेबस में फिर से प्रशासन और राजस्व प्रणाली का उल्लेख किया गया है। साथ ही हिंदू पद पादिशाही की अवधारणा और बाद के मुगल काल की स्थिति का भी जिक्र है। ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं? ये हिस्सा इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये हमें वापस उसी मूल सिद्धांत पर ले जाता है जिसकी हमने शेरशाह के समय में बात की थी। व्यवस्थाएं बनाने का महत्व। एकदम सही। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय केवल एक सैन्य चुनौती या मुगलों के खिलाफ एक विद्रोह मात्र नहीं था। सिलेबस में शिवाजी के प्रशासन और राजस्व प्रणाली पर जो जोर दिया गया है, वो इस बात को रेखांकित करता है कि मराठों ने अपना एक समानांतर और बेहद कुशल शासन ढांचा खड़ा किया था। जैसे उनका अष्टप्रधान। हाँ, शिवाजी का प्रशासन, जिसे अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह कहा जाता था, और उनकी राजस्व नीतियां जैसे चौथ और सरदेशमुखी, ये सब दिखाती हैं कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक स्टेट बिल्डर थे। मतलब उन्होंने मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए सिर्फ जमीनें नहीं छीनी, बल्कि उस जमीन को चलाने का एक पक्का सिस्टम भी दिया, जो उस वक्त के आम लोगों को मुगलों के टूटते सिस्टम से बेहतर लगा होगा। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा वैचारिक पहलू भी था, जो था हिंदू पद पादशाही की अवधारणा। स्रोत इसका विशेष उल्लेख करता है। हाँ, ये केवल सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, ये एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य स्थापित करने का एक विजन था। इस अवधारणा ने मराठों को एक गहरी वैचारिक प्रेरणा और दिशा दी। एक तरह का विजन स्टेटमेंट था उनके लिए। बिल्कुल। जब हम इसे बाद के मुगल काल की स्थिति के साथ जोड़कर देखते हैं, जहां मुगल दरबार गुटबाजी का शिकार था, शासक कमजोर थे और खजाना खाली था, तो हमें समझ आता है कि शक्ति का निर्वात कभी खाली नहीं रहता। जब केंद्र कमजोर पड़ता है, तो क्षेत्रीय ताकतें, जिनके पास मजबूत प्रशासन और स्पष्ट विचारधारा होती हैं, वे उभरकर सामने आती हैं और उस खाली जगह को भर देती हैं। ये सिलेबस का वो हिस्सा है जो सत्ता के हस्तांतरण की जटिलताओं को समझाता है। व्यवस्थाओं, नीतियों और साम्राज्यों के उदय पतन के इस पूरे शोर शराबे के बीच समाज में एक और धारा लगातार बहती रहती है, जो अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल में दबसी जाती है। संस्कृति की धारा। हाँ, और इस सिलेबस का सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझे यही लगता है
कि ये उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धारा को बिल्कुल नहीं भूमता। यूनिट 7 और 8 इस मूवी को एक बहुत ही कलात्मक और दार्शनिक अंत देते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है समापन का। यूनिट 7 में मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला के विकास की बात है, और अंत में यूनिट 8 भारत में सूफीवाद के विकास, भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत में उसके पुनः सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ तलवारें चल रही हैं, सत्ता पलट रही है, नीतियां बन और बिगड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कला, इमारतें, चित्र और सबसे बढ़कर भक्ति और सूफी परंपराएं आकार ले रही हैं। इतिहास के इस भारी भरकम सिलेबस में इन विषयों का क्या काम? अगर ये विषय ना हो तो इतिहास की कहानी अधूरी ही रहेगी, और यही वह जगह है जहां इतिहास का पूरा चित्र मुकम्मल होता है। पूरा कैनवस नजर आता है। हाँ, अगर हम केवल युद्ध, संधियां और प्रशासन को पढ़ें तो हम समाज की आत्मा और आम आदमी के अनुभवों को समझने से चूक जाएंगे। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कला और अध्यात्म एक गहरी और समानांतर गतिशीलता प्रदान करते हैं। वो कैसे? जब हम वास्तुकला और चित्रकला के विकास की बात करते हैं तो हम सिर्फ ईंट, पत्थर या कैनवास नहीं देख रहे होते। हम ये देख रहे होते हैं कि कैसे पारसी, मध्य एशियाई और भारतीय शैलियों का एक फ्यूजन हो रहा था। एक नया ही रूप उभर रहा था। यह एक सांस्कृतिक समन्वय था जो समाज की मिली-जुली पहचान बना रहा था। और शायद भक्ति और सूफी आंदोलन इस समन्वय का सबसे बड़ा उदाहरण थे, क्योंकि ये वो दौर था जब आम इंसान सत्ता की पहुंच से बहुत दूर था। बिल्कुल। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन समाज के भीतर एक बहुत ही मजबूत और शांतिपूर्ण प्रतिरोध, या कह लें कि एक समानांतर सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक अलग ही नजरिया। एक ऐसे समय में जब समाज में जाति, धर्म और ऊंच नीच की गहरी खाइयां थीं, जब सत्ता और संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटे हुए थे, तब इन सूफी संतों और भक्ति कवियों ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी कर्मकांड या बिचौलिए की जरूरत को नकार दिया और सीधी सरल भाषा में प्रेम और समरसता का संदेश दिया। कबीर, मीरा या निजामुद्दीन औलिया जैसे नाम, बिल्कुल। जिन्होंने दरबारों की परवाह नहीं की, बल्कि सीधे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ये वो आंदोलन थे जो सत्ता के गलियारों से दूर आम इंसान के दैनिक जीवन से जुड़े थे। ये एक तरह का सोशल इक्वलाइजर था, सबको एक स्तर पर ले आया। इन आध्यात्मिक आंदोलनों का उत्तर भारत में पुनः सशक्तिकरण हमें ये बताता है कि सत्ता की राजनीति जैसी भी रही हो, साम्राज्य चाहे बनते या बिगड़ते नहीं हो, भारतीय समाज के भीतर एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक डोर हमेशा मौजूद थी, जिसने समाज को बिखरने से रोके रखा। ये बहुत ही गहरी बात है। इस तरह के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सिलेबस में शामिल करना यह सुनिश्चित करता है कि पढ़ने वाले को उस दौर का सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक समग्र मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण मिले। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यही कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बीए द्वितीय सेमेस्टर का ये इतिहास का सिलेबस वाकई किसी मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल। प्रारंभिक तुर्कों और खिलजी वंश के उस शुरुआती सेटअप से लेकर जहां सत्ता के नियम गढ़े जा रहे थे, फिर मुगलों के प्रवेश और शेरशाह के उस बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक तक, उसके बाद अकबर से शाहजहां तक की उस भव्य और कूटनीतिक स्वर्णिम युग तक, फिर औरंगजेब की उन विवादित नीतियों के कारण एक महान साम्राज्य के पतन तक, और फिर मराठों के रूप में एक नई शक्ति के उदय तक, और अंत में सूफी और भक्ति आंदोलनों के रूप में समाज की अजर अमर आत्मा तक। इसमें वो सब कुछ है जो एक शानदार और विचारोत्तेजक कहानी में होना चाहिए। इसमें ड्रामा है,